नमस्कार। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके भाग 4 में जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक चला। इस 1830 से 1848 के बीच में विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपने अपने प्रकार से क्रांति की और राष्ट्रवाद का एक बिगुल बजाया। अभी हम इस भाग में पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण किस प्रकार से हुआ। पूर्व में हम पहले भाग के अंदर कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है, ऐसा एक प्रश्न मन में उठता है। तो वास्तव में सेना का एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र के निर्माण में रहता है। इस बात को मानना भी पड़ेगा और वास्तव में यही सत्य है। 1848 में के बाद यूरोप में राष्ट्र का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप को राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रीय भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। मिडिल क्लास के लोग, जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर, उद्योगपति, व्यापारी, इन सभी लोगों के अंदर एक प्रकार से राष्ट्रीय भावनाएं काफ़ी मात्रा में व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की ये उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। राजशाही शासन बहुत हावी था और फौज ने मिलकर के उदारवादियों की इस पहल को दबाने का प्रयास किया और वास्तव में दबा भी दिया। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामी ने भी समर्थन किया, जिसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री था ओटो वन बिस्मार्क, जिसके बारे में एक महान कूटनीतिज्ञ कहा जाता है और उसका सपना भी था कि कूटनीति के बल पर उसमें एकीकरण का काम करना, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रसाद को जीत मिल ली और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट भी घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों की राजकुमार सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स भी कहते हैं, वहाँ पर इन सभी लोगों की 18 जनवरी 1871 को बैठक हुई। सभा ने प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा भी कर दी। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानून तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। केवल जर्मनी की राष्ट्र निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों को साथ में शामिल किया गया और जनता का भी उसके अंदर समावेश हो, जनता की भी सुविधाओं का ध्यान रखा गया और एक प्रकार से कानून बनाते हुए जर्मनी की मुद्रा को तय किया गया, बैंकिंग व्यवस्था लागू की गई और सब प्रकार से के एक मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया गया। फिर आता है इटली। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। राजनीतिक विखंडन का मतलब टुकड़े टुकड़े न अलग छोटे छोटे भागों में विभक्त थे, फिर उसको एकीकरण करने की प्रक्रिया बहुत कठिन रही। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों, वंश के अनुसार जो राज्य है, वंश के अनुसार राजा का बेटा राजा होगा, इस प्रकार वंशानुगत परंपरा चलती थी। इन वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ये प्रश्न भी आपके सामने हो सकता है, इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे। इटावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्र और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेppe मैसी ने एकीकृत इटावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। ज्यूसेppe मैसी ने एक बहुत बड़ा
कूटनीतिज्ञ भी कह सकते हैं, और उससे लोग डरते भी थे। एक सामाजिक भावना का इस प्रकार से उनको कह सकते हैं कि एक विनाशक तत्व भी कहा मेटरनिक ने, लेकिन उससे लोग सभी डरते थे क्योंकि उसका एक ही था उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिंटवांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में वह विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहद कर फ्रेंच बोलता था। यानी इस प्रकार का एक प्रमुख मंत्री था कावूर, और उसने इटली के जितने ही प्रकार के जो 7 राज्य थे उनको एकीकृत करने का एक प्रकार से नेतृत्व करने का काम उसने किया। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबूल का हाथ था, उसने सार्डिनिया पिडमांट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हार पाने में कामयाब हुआ। नियमित सेना के अलावा जियुसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे इटली, दक्षिण और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेसी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वे सफल रहे। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ज़्यादा थी, पढ़े लिखे कम थे, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इतालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। एक निरक्षरता के कारण से उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा को समझ नहीं पाए। फिर ब्रिटेन की अजीब दास्तान, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रीय या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी के पहले ब्रिटानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश की प्रमुख पहचान एक नृ जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत और अहमियत सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड ने लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसे ही असर हुआ। वह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक ग्रंथों में गहराई में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फक्रॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह थे जिसमें आपने सुना होगा और अभी वर्तमान में भी है ब्रिटानी झंडा, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातम सहयोगी के रूप में ही प्रकार से रह पाए। फिर आता है जियुसेप्पे गैरिबाल्डी। 1807 से 1882 तक का इनका कार्यकाल रहा। ये एक प्रकार से
छोटा सा संक्षिप्त परिचय है कि ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ये इटली के स्वतंत्रता सेनानी में सबसे मशहूर थे। ज्यूसेppe मैसिनी से भी इनकी मुलाकात हुई थी। इनका संबंध एक ऐसे परिवार से था वो तटीय व्यापार में संलग्न था, समुद्र के तट पर अपना व्यापार करता था। वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था, नाव चलाने का काम करते थे। 1833 में उसकी मुलाकात मैसिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा। ज्यूसेppe मैसिनी जिसने 2 प्रकार के आंदोलन चलाए थे और उसमें से एक यंग इटली आंदोलन से ये जुड़ा। 1834 में पिडमांट के गणतंत्री विद्रोह में उसने भाग लिया। ये विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा, यानी अज्ञात रहा, किसी से अनजान रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी ने दक्षिण इटली की तरह एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी हज़ारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय भी हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों से लड़ने रोम गई थी, जो इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहाँ एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। ये रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाए। 1870 में जब प्रसाक से युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में शामिल हुए। इस प्रकार से जर्मनी इटली के निर्माण का संक्षिप्त परिचय इस भाग के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है। इसके कुछ प्रश्न हैं। प्रसाक के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया? नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों के नाम लिखिए। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों को मुख्य पहचान क्या थी? फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीतिक संधि हुई, उसके पीछे किसका हाथ था? ये सभी प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। इस भाग में इतना ही। वंदे मातरम।